हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, दो टाइप का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेकंड वन इज आइसोबैरिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों के लिए हमने बात कर ली थी कि कैसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और उन दोनों के लिए हमने कर्व भी ड्रॉ कर लिए थे। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था। आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर उसकी आपने प्रैक्टिस की होगी, अगर वो आपको समझ में आया होगा, तो वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अभी एक और लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, ट्राई करना है। और अगर लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे हो गया है तो ये भी डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट वाला नहीं हुआ है तो पॉज करिए, उसे समझिए, उसको ट्राई कीजिए, और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई कीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर आपको पॉज करके इसको ट्राई करना है। ठीक है, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। पी नोट ए दिया हुआ है आपको 300 mm ऑफ Hg एंड पी नोट बी दिया है 100 mm ऑफ Hg। इफ द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का दोनों का एक एक मोल है। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एंड द वेपर्स फॉर्म आर कंडेंसेट। मतलब आपके पास लिक्विड है जिसमें ए और बी है, एक एक मोल है, उसको आपने हीट किया, हीट करके उसको क्या किया, कंडेंसेट किया, मतलब फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में ले आए। ठीक है, चलिए, द कंडेंसेट, जो आपका कंडेंसेट सेकंड जो लिक्विड फॉर्म होगा सेकंड कंटेनर का, इज देन हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसको फिर से आपने हीट किया एंड वेपराइज अगेन एंड देन अगेन कंडेंस, उसको फिर से वेपर बनाया, और फिर वेपर को फिर से आपने क्या किया, कंडेंसेट किया। मतलब आपका थर्ड चैम्बर काम में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म ए न्यू लिक्विड, थर्ड चैम्बर में आपने एक नया लिक्विड फॉर्म किया। ठीक है, कंडेंसेट होके। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यू लिक्विड फॉर्म? जो आपका थर्ड चैम्बर, थर्ड जो कंटेनर है उसमें जो लिक्विड रहेगा उसका आपको क्या बताना है, कंपोजिशन, मतलब मोल फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट कंटेनर है। ठीक है, जिसमें आपने क्या फिल किया है, लिक्विड फिल किया है। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ क्या बनेगी, वेपर्स बनेगी। ठीक है, इसको आपने फिर से क्या किया, कंडेंस किया। ठीक है, कंडेंस करने पर फिर से क्या बनेगी, आपकी लिक्विड बनेगा। लिक्विड की फिर से आपने हीट किया है तो क्या बनेगा आपका, फिर से वेपर्स फॉर्म हुए। उस वेपर्स को आपने फिर से क्या किया, थर्ड टाइम कंडेंस किया है। और थर्ड टाइम में आपका जो लिक्विड फॉर्म हुआ है, इस लिक्विड का आपको क्या निकालना है, आपका कंपोजिशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। ठीक है, देखिए, पी नॉट ए दिया है, पी नॉट बी दिया हुआ है। चलिए, दो लिक्विड, दो कंपोनेंट हो गया आपके पास, लिक्विड ए और बी हो गया। दोनों का एक एक मोल है। ए भी कितना है आपके पास, 1 मोल, और बी भी कितना है आपके पास, 1 मोल। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूँ एक्स ए, तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई टोटल कितना है 2, और एक्स बी कितना आएगा 1/2। यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी कितना है, 1/2 1/2, हाफ हाफ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए वेपर के लिए वाई ए और वाई बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए प्रेशर। तो यहाँ पर हम प्रेशर निकाल लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए दैट इज 300 इंटू एक्स ए, P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। तो P अपने पास कितना आ जाएगा, 300 इंटू हाफ प्लस P नॉट बी कितना दिया है, 100 इंटू हाफ, तो 150 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 200। तो यहाँ से आपका वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, 200, और किस में है, mm ऑफ Hg। क्लियर है? अब हम निकालेंगे वाई ए और वाई बी। ठीक है,
देखिए वाई ए और वाई बी हम निकालते हैं, यहीं से आगे हम निकालते हैं, ठीक है ना। वाई ए चलिए यहीं से निकाल लेते हैं, इसको मैं सोच रहा था आगे निकालता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आर इक्वल टू डी करेंगे 4 ए, ये किसी भी एक के लिए निकाल लो, ए या बी दोनों में से। आर इक्वल टू डी, आर यहाँ के लिए आर निकालें तो पी नोट ए इंटू एक्स ए एंड दैट विल बी इक्वल टू पी टोटल जो आपका आया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनटू वाई ए, यहाँ का मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, वाई ए आपको निकालना है। वाई ए आपके पास आ जाएगा कितना, पी नोट ए कितना है 300 इंटू एक्स से कितना है 1/2 डिवाइड बाई पी कितना है 200। तो यहाँ से आपके पास वाई ए की वैल्यू आएगी कितनी 150/200 दैट इज 3/4 मतलब 0.75। तो वाई बी कितना होगा 0.25। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, वाई ए की वैल्यू आ गई आपके पास 0.75, वाई बी की वैल्यू आ गई 0.25। ये कंपोजिशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो कंपोजिशन रहेगा वही सेम यहाँ पर कंपोजिशन रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका मोल फ्रैक्शन मान लीजिए आप एक्स डैश ए है जो कि इसके बराबर होगा, वाई ए के बराबर होगा, और एक्स डैश बी है वो वाई बी के बराबर होगा। तो दोनों की वैल्यू हमें पता है 0.75 और 0.25, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, इसका मोल फ्रैक्शन होगा वाई डैश ए और एक होगा वाई डैश बी। क्या कीजिए इस पोजीशन पर फिर से क्या निकाल लीजिए, वेपर प्रेशर निकाल लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था। इसके लिए यहाँ के लिए हम वेपर प्रेशर निकालते हैं, वेपर प्रेशर यहाँ के लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा P, यहाँ से अगर हम देखें P की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, P नोट ए इंटू एक्स डैश ए, एक्स डैश ए प्लस P नोट बी इंटू एक्स डैश बी। यहाँ का मोल फ्रैक्शन लेंगे इस लिक्विड का, ठीक है ना। तो देखिए P की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, P नोट ए कितना है 300 इंटू एक्स डैश ए, एक्स डैश ए किसके बराबर है वाई ए के बराबर, वाई ए कितना है 3/4 प्लस P नोट बी 100 इंटू एक्स डैश बी कितना है वाई बी कितना है 1/4 0.25 है 1/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बनेगा 900 प्लस 100 कितना हो 1000/4 मीन्स पी की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 250 mm ऑफ Hg। ये वेपर प्रेशर किसके लिए आया है, यहाँ ये जो लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर आया है जो सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्स डैश ए पता है, एक्स डैश बी पता है, वाई डैश ए और वाई डैश बी निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे आर इक्वल टू डी कर लेंगे, ठीक है। इसी से आगे आप लिखिए 4a आर इक्वल टू डी, ठीक है। तो देखिए राउल्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन यहाँ कितना एक्स डैश ए इक्वल टू पी जो प्रेशर यहाँ ये हमारे जो नया निकला है वो वाला इंटू मोल फ्रैक्शन दैट इज वाई डैश ए। क्लियर, चलिए वैल्यू पुट कीजिए 300 इंटू एक्स डैश ए कितना है, एक्स डैश है वाई ए के बराबर, वाई ए कितना है 3/4 इक्वल टू पी कितना है 250 इंटू वाई डैश ए, ठीक है।
तो देखिए सोल्व करते हैं, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 हो जाता है, यहाँ 900 डिवाइड बाई 1000 कितना करेंगे, कितना आएगा 0.9, तो वाई डैश ए की वैल्यू होगी आपके पास 0.9, तो वाई डैश बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, वाई डैश ए कितना है 0.9, वाई डैश बी कितना है 0.1। अब इसी वेपर को आपने क्या किया है, कंडेंस किया है, तो जो मोल फ्रैक्शन यहाँ होगा वही मोल फ्रैक्शन आपका यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी एक्स डबल डैश ए वो कितनी आएगी 0.9, और एक्स डबल डैश बी वो कितना आएगा 0.1। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर, क्योंकि हमें क्या पूछा है, देन अगेन कंडेंस टू फॉर्म ए न्यू लिक्विड, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यू लिक्विड फॉर्म, जो नया लिक्विड बना है उसका आपको क्या निकालना है, कंपोजिशन निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। अगर आपने लास्ट टाइम वाला किया होगा तो आई एम श्योर ये वाला भी हो गया होगा, ठीक है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अब देख लिया ना, अब समझ लेना, अब आगे हो जाना चाहिए, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। अभी तक जो हमने पढ़े हैं, जितने भी वेपर प्रेशर निकाला है, वो दो मिक्सिबल जो आपके लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं उनके लिए हमने निकाला है। क्या हो अगर आपके पास दो इमिक्सिबल लिक्विड हो जो आपस में मिक्स नहीं होते हो, तो उस कंडीशन में हम वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर containing two immiscible volatile liquid, ठीक है। तो हम उनके लिए बात करते हैं, ठीक है, जो मिक्स लिक्विड आपके मिक्स नहीं होते हैं उनके लिए, क्लियर है। चलिए देखिए मैंने आपके सामने एक कंटेनर बनाया, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने क्या किया, लिक्विड फिल किया, मैंने फिल किया आपका वाटर, ठीक है, ये है आपका वाटर, क्लियर है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसमें फिल करता हूँ, इसमें मिक्स करता हूँ आपका ऑयल, क्या मिक्स करता हूँ ऑयल। तो देखिए अगर मैं ऑयल मिक्स करूँगा तो क्या ऑयल इस वाटर के साथ मिक्सचर बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। ऑयल कहाँ प्रेजेंट होगा, केवल सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है आपको दिख रही है, इस पे एक लेयर बन जाएगी आपको जो ब्लू कलर की दिख रही है आपको, ये किसकी लेयर है, आपकी ऑयल की लेयर है, क्लियर है। ये तो है आपका ऑयल, और ये है कि आपका वाटर, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए ध्यान से मुझे बताइएगा, वाटर भी है ऑयल भी है, ठीक है। वाटर का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा XW, और यहाँ X ऑयल का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, छोड़ दें। आप तो ये बताइए चलिए कि इस लिक्विड का जो वेपर बनेगी यहाँ पर, वो वेपर्स किसकी बनेगी, ऑयल और वाटर दोनों की बनेगी, नहीं, केवल और केवल ऑयल की बनेगी। क्यों, क्योंकि वाटर तो क्या है सरफेस के नीचे है, जबकि ऊपर क्या है आपका ऑयल फैला हुआ है, तो वाटर तो एक्सपोज ही नहीं है आपके एटमॉस्फेयर से, तो उसका तो इवोपरेशन होगा ही नहीं। वो कैसे जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल इस बीच रास्ते में से ऑयल को हटा के थोड़ी ऊपर चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर जो वेपर्स बनेगी आपकी वो केवल और केवल किसकी बनेगी, ऑयल की बनेगी, वेपर्स, ऑयल वेपर्स,
किसकी वेपर्स बनेगी आपके पास, केवल और केवल ऑयल की वेपर्स बनेगी, ठीक है ना। और वो भी प्योर आपका क्या रहेगा, ऑयल रहेगा, वाटर कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ पी नोट या फिर वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर, जो मिक्स नहीं हुआ ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं लिखता हूँ वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर होगा, केवल और केवल प्योर जो ऑयल है आपके पास, पी नोट ऑयल, उसके बराबर होगा, ठीक है ना। वाटर का कुछ भी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं रहेगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर केवल और केवल आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, वेपर्स ही प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और इस कंडीशन में आपका जो ये मिक्सचर है वो किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए प्योर ऑयल मिक्सचर की तरह, या फिर प्योर ऑयल की तरह ये वर्क करेगा, ठीक है ना। इन दिस कंडीशन this mixture will work as प्योर ऑयल, और केवल प्योर ऑयल की ही क्या बनेगी, वेपर्स बनेगी, ठीक है। पहली चीज तो ये कंडीशन ये होगी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने क्या किया, एक स्टेरर यहाँ पे लगा दिया। स्टेरर उसका क्या काम है, मिक्स करता रहता है वो, ठीक है, मैकेनिकल स्टेरर। मैकेनिकल स्टीरर मैंने लगा लिया, ये घूमता रहेगा, मतलब अब यहाँ पे मिक्सिंग होती रहेगी। पहले मिक्सिंग नहीं हुई थी, पहले वाटर था, फिर उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, हो गया खेल खत्म। अब ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑयल और वाटर क्या होते रहेंगे, आपस में मिक्स होते रहेंगे। अगर आपस में मिक्स होते रहेंगे तो ये कभी भी लेयर फॉर्म नहीं बना पाएगा, ऑयल हमेशा सरफेस पर नहीं रहेगा, वो मिक्स होता जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास यहाँ पर इस सॉल्यूशन में वाटर भी रहेगा, और इसी सॉल्यूशन में आपके पास क्या रहेगा, ऑयल भी प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है। और अब जो वेपर्स बनेगी यहाँ पर, वो किसकी बनेगी, अब दोनों की बनेगी, ऑयल की भी और वाटर की भी। तो यहाँ पर जो आपको वेपर्स दिखेगी वो वाटर की भी होगी और आपके ऑयल की भी रहेगी। क्लियर है ये चीज़ है। यहाँ पर आपका ऑयल प्लस वाटर दोनों रहेंगे। अभी भी मिक्स तो नहीं हुए, मिक्स नहीं है, मिक्सचर नहीं बना इनका, क्योंकि दोनों इमिसिबल है। वेपर्स तो दोनों की बनेगी, पर ये आपस में मिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो गए, नहीं हुए, अभी भी ये इमिसिबल ही है। ऑयल अलग है, वाटर अलग है, ठीक है। ऑयल के अंदर वाटर मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। वेपर्स दोनों की बनेगी, वेपर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर। क्लियर है। इस कंडीशन में अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑयल और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वो कितना होगा, वो होगा दोनों का 1:1। क्यों, क्योंकि ये इमिसिबल लिक्विड है, आपस में मिक्स हुए नहीं, कोई मिक्सचर बना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर का भी 100% रहेगा मोल फ्रैक्शन, और आपके ऑयल का भी 100% रहेगा, दोनों का 1:1 मोल फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। क्योंकि मिक्स तो हुए नहीं, मिक्स होता तब हम मोल फ्रैक्शन निकालते, लेकिन यहाँ तो क्या है, कंप्लीट है, ऑयल अलग है, वाटर अलग है, तो दोनों का क्या होगा, आपका 1:1 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर अगर हम निकालें इस कंडीशन पे, P इक्वल टू क्या होगा, P नोट ऑयल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑयल, दैट इज 1,
इंटू 1 आप कर दो चाहो तो, प्लस पी नॉट ऑफ वाटर इंटू 1 मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? ये हुआ 1, ये यहाँ पे, ये 1 यहाँ वाला। क्लियर है? इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है आपका सॉल्यूशन का P इक्वल टू क्या है, पी नॉट ऑयल प्लस पी नॉट वाटर के इक्वल है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का या मिक्सचर का, वो ऑयल के और इसके वाटर के वेपर प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में एक रिलेशन होता है। मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, पी नॉट ऑयल और वाटर दोनों से। इट मीन्स वी कैन से हियर दैट we can say from here that the boiling point of solution या फिर mixture is less than the boiling point of oil and water। ठीक है? मतलब अगर हम इसको बॉईल करेंगे तो ऑयल और वाटर का तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब ऑयल और वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इस मिक्सचर का, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। ठीक है? तो इस टाइप की जो आपके मिक्सचर होते हैं, ठीक है, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, बट इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं पे। अधिकतर मैक्सिमम आपको मिक्सिबल वोलेटाइल लिक्विड के ही क्वेश्चन आते हैं, वही हमारे सिलेबस में है, बट थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस चीज़ का ज़्यादा लोड मत लेना, कभी कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप कर सको, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये। ठीक है ना? तो इस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑयल एंड वाटर। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑयल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, आपका कम है। तो इस टाइप के जो भी मिक्सचर या सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट अगर हमें करना है तो हम स्टीम डिस्टिलेशन को काम में लेते हैं। किसको? स्टीम डिस्टिलेशन को। ठीक है ना? टू सेपरेट आउट this type of mixture we use steam distillation। ठीक है? क्लियर है? और स्टीम डिस्टिलेशन ये अपने सिलेबस में है भी नहीं, वैसे ये भी नहीं है और ना ये है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इमिसिबल का केस आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करना है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं हम उसी से रिलेटेड। ठीक है ना? तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर। ठीक है? कौन से हैं इमिसिबल लिक्विड, कौन से आपके, नाइट्रोबेंजीन और वाटर है। बॉइलिंग एट 99 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? हैज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 733 mm। वाटर का आपको पार्शियल प्रेशर दिया गया है 733 mm एंड दैट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 27 mm। और नाइट्रोबेंजीन का आपको वेपर प्रेशर कितना दिया है, 27 mm पार्शियल प्रेशर। ठीक है? आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ओवर द मिक्सचर, मिक्सचर के ऊपर वेपर प्रेशर। ठीक है? वेट रेशियो ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू वाटर इन द डिस्टिलेट। ठीक है? आपको वेट रेशियो निकालना है। ठीक है? तो देखिए
इसमें जो केस है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड वाला केस लेते हैं, ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं ऑयल और वाटर को, ठीक है ना। फर्स्ट केस कभी मत लेना जानबूझ करके कि भाई केवल ऑयल कहीं क्या बनेगी, आपके पास वेपर्स बनेगी, ठीक है ना, वो केस कभी भी आपको नहीं लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इमिसिबल लिक्विड बोला है तो मतलब उनको मिक्स किया गया है, ठीक है ना, तो वो वाला केस ही हमें कंसिडर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट है और दूसरा क्या प्रेजेंट है, आपके पास वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो वेपर बनेगी आपके पास वो आपके पास वाटर की भी बनेगी और साथ में किसकी बनेगी, वाटर की भी बनेगी, दोनों की आपके पास वेपर्स फॉर्म होगी, ठीक है। आपको वाटर का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है pH2 कितना दिया है 733, इसको pH2 लिखो या फिर P0H2O लिखो, दोनों सेम ही है, ठीक है ना, 733 mm। और आपको दिया है P नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कितना दिया है 27 mm, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट अगर हम देखें वेपर प्रेशर ओवर द मिक्सचर, मतलब ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात कर रहा है जो किसके इक्वल होता है, इन दोनों के एडिशन के बराबर, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दोनों का हम क्या लेते हैं 1:1, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू pH2 प्लस P नाइट्रोबेंजीन एंड इट विल बी इक्वल टू कितना होगा आपके पास 733 प्लस 27, तो प्रेशर तो आपके पास आ गया 760 mm, क्लियर है, वेपर प्रेशर। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो देखिए आपको पूछ रहा है वेट रेशियो ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू वाटर इन द डिस्टिलेट। अब डिस्टिलेट मतलब क्या है, इसको आपने क्या किया, किसी दूसरे कंटेनर में इकट्ठा किया और फिर उसको क्या किया आपने, कंडेंस किया, यहाँ पे आपने फिर किसको क्या किया, कंडेंस किया, और इस कंडेंस में दोनों होंगी वाटर और नाइट्रोबेंजीन दोनों, ठीक है। तो यहाँ का आपको क्या है, वेट रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो मोल फ्रैक्शन यहाँ होगा वही मोल फ्रैक्शन यहाँ होगा, क्योंकि यहीं से तो क्या बना, ये बना है। तो अगर हमें इसका पूछा है तो यहाँ का मैं आपका वेट रेशियो निकाल सकता हूँ, या फिर मोल पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, उससे हम मोल से खेल लेंगे और फिर मोल से मास रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, क्लियर है। इसको मान लिया वाई वाटर और आपका क्या है एक वाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं डाल्टन्स लॉ। बाय अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है pH2 वो किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जो उसे हम क्या लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे y, ठीक है। pH2 आपको दिया है, कितना दिया है, pH2 दिया आपको 733, तो 733 इक्वल टू P टोटल है आपके पास 760, आपने अभी निकाला ये, और यहाँ से आएगा y वाटर या YH2, तो YH2 आपके पास कितना आ जाएगा 733 डिवाइड बाई 760। अगर YH2 आपके पास ये आ गया 733 760, तो Y नाइट्रोबेंजीन कितना आ जाएगा आपके पास 27 डिवाइड बाई 760, क्लियर है। चलिए ये किसका रेशियो आया आपके पास, मोल फ्रैक्शन का। अगर मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन लिखता हूँ YH2 डिवाइड बाई Y नाइट्रोबेंजीन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है,
जो भी कंपोनेंट है उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, जो भी कंपोनेंट है उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ वो कितना आता है 733 डिवाइड बाई 27, और ये किसके इक्वल होगा आपके पास, ये इक्वल होगा मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाई मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इसी के इक्वल होगा। क्लियर है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है x मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स, तो मैं x1 डिवाइड बाई x2 करूँगा तो टोटल मोल से तो टोटल मोल कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट के मोल अपॉन सेकंड के मोल आ जाएंगे। क्लियर है, और ये किसका रेशियो रहेगा, मोल्स 1 डिवाइड बाई मोल्स 2 का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो रहता है वही किसका रेशियो रहता है, मोल का रेशियो रहता है, ठीक है। और मोल्स इक्वल टू क्या होता है, हमें चाहिए मास का रेशियो, तो हमें लिखना पड़ेगा मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास WH2 अपॉन मोलर मास। वाटर का मोलर मास होता है 18 डिवाइड बाई वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन डिवाइड बाय नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NO2, ठीक है। इसका अगर हम मोलर मास देखें कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6 72 प्लस 5 77 प्लस आपका 32 प्लस 14 46 123, ठीक है। तो मोलर मास आ गया आपके पास 123, और ये किसके इक्वल होगा 733 डिवाइड बाई 27। यहाँ से आपके पास W रेशियो किसका निकालना हमें, नाइट्रोबेंजीन टू वाटर है, ठीक है, कोई बात नहीं। WH2O डिवाइड बाई W नाइट्रोबेंजीन आपके पास आ जाएगा, दैट इज 733 अपॉन 27 इंटू ये 18 नीचे आएगा, ये 123 ऊपर जाएगा, तो 18 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 18 डिवाइड बाई 123। ये वेट रेशियो आ जाएगा किसका, H2O और N और W NB का। आपको किसका रेशियो चाहिए, नाइट्रोबेंजीन टू वाटर का, तो इसको क्या कर दो आप उल्टा कर दो, तो नाइट्रोबेंजीन और वाटर का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा 27 इंटू 123 डिवाइड बाई 733 इंटू 18, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है, 27 इंटू 123 डिवाइड बाई 1733 इंटू 18, क्लियर है। इससे आपका वेट रेशियो आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन टू वाटर का। क्लियर है, इतना आप सोल्व कर लेना, हो जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा आंसर रहेगा। बट देखो तरीका देखो, जब भी इमिसिबल टाइप के क्वेश्चन आए पहले तो राउट बराबर डोल्टन वाला जो फॉर्मूला है उसको अपने को काम में नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा वही आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो सिंगल मोल फ्रैक्शन रहेगा, कोई डिफरेंट तो है नहीं, तो उस वाले तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाना पड़ता है, डोल्टन्स लॉ का। तो डोल्टन्स लॉ का आपसे क्या करो, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ रहेगा, टोटल प्रेशर आपको दोनों को ऐड करके निकाल लेना है, वहाँ से मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा एक कंपोनेंट का, ठीक है। दूसरे का 1 माइनस कर दो, दूसरे का मिल जाएगा। अब मोल रेशियो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, मोल रेशियो निकाल लो, हो सकता है मोल रेशियो पूछ ले नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोल रेशियो निकाल लो, हो सकता है मास रेशियो पूछ ले तो इस तरीके से निकाल लो मोलर मास से। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं बोल चुका हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, रेयर केस में पूछे जाते हैं, बट फिर भी मान लो कहीं कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम किसको क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में बात की मेन तो, कि कैसे हम इमिसिबल लिक्विड्स के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, वेपर प्रेशर को, ठीक है। तो हमेशा कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो सेकंड केस ही लेना है जहाँ पर दोनों क्या होते हैं, मिक्स बन होते हैं और दोनों की वेपर्स फॉर्म होती है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है जहाँ पर हमने वेपर प्रेशर के बारे में बात की कि कैसे हम वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स के लिए, ठीक है। वेपर प्रेशर उसका जो कर्व होता है उनके बारे में हमने बात की, वेपर प्रेशर
आपका जो कर्व है मोल फ्रैक्शन वाला, और एक आपका बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कर्व था, ठीक है। तो कंपोजिशन कर्व दोनों के बारे में हमने बात की, वो कर्व भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।